हेलो एवरीवन। हम यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी की ज्योग्राफी है ये, क्लास 11th की, चैप्टर 8 कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये चैप्टर 8 का पार्ट 2 हम कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे पार्ट 1 में बहुत कुछ कवर कर लिया था। जैसे कि हमने पार्ट 1 में ये गैसेस का पढ़ लिया था, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। अब हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, इसका कुछ क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन किसके बेस्ड पे किया गया है? टेम्परेचर के बेस्ड पे किया गया है, ठीक है। पहला जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। 0 to 10 किलोमीटर तक फर्स्ट लेयर है और सेकेंड लेयर कहाँ तक है? 10 to 50 किलोमीटर तक। ये क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ट्रोपोपॉज है। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम ट्रोपोपॉज कहते हैं। आगे 50 to 80 किलोमीटर ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या है? मीजोस्फेयर है, ठीक है। और मीजोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। और हाँ, ओजोन लेयर जो है हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि वो 10 to 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। तो ये जो ओजोन लेयर है ये स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो लेयर है उसी में पाया जाता है, ठीक है। और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? मीजोपॉज कहते हैं, ठीक है। मीजोस्फेयर कहाँ से कहाँ तक है? 50 to 80 किलोमीटर और थर्मोस्फेयर 80 to 100 किलोमीटर, ठीक है। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपना बुक लेके बैठें ताकि आप बुक में जो ये टेबल है इसको भी देखते रहें, साथ ही साथ मैं आपको समझाते चलती हूँ, ठीक है। जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, वो हाईएस्ट होती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे डेंसिटी डिक्रीज होती है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना, वहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है और जो सरफेस के नियर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। 5 डिफरेंट लेयर्स में हमने बांटा है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर जो है ये लोअर मोस्ट लेयर है। अच्छा हाँ, आप यहाँ पे देख रहे हो कि ट्रोपोस्फेयर 0 to 10 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है ट्रोपोस्फेयर की। अब ये क्या बात हो गई भाई? तो ये बात ऐसे है कि जो पोल होता है ना, जो अर्थ के जो पोल्स होते हैं, पोलर एरियाज में ट्रोपोस्फेयर मतलब पोलर एरिया का जो सरफेस है उससे 80 किलोमीटर ऊपर तक की हाइट पे होता है और जो इक्वेटर होता है वहाँ पे अराउंड 18 किलोमीटर तक चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज इसको 10 किलोमीटर रखा गया है, ठीक है। जो थिकनेस होती है ट्रोपोस्फेयर की वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? इक्वेटर पे होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं 18 किलोमीटर तक चली जाती है हाइट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हीट होती है वो कन्वेंशनल करेंट्स जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट्स होते हैं इक्वेटर पे। ये स्ट्रॉन्ग कन्वेंशनल करेंट जो होते हैं ये हीट को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं 18 किलोमीटर तक, जिसकी वजह से 18 किलोमीटर पे चला जाता है, ट्रोपोपॉज शिफ्ट हो जाते हैं 18 किलोमीटर पे। जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जितने भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, वेदर में, ये सब कहाँ पे होते हैं? इसी लेयर में होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, ठीक है। ये इसलिए ये लेयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए। इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है 165 मीटर पे, हर एक 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो जोन होता है जो अच्छा, ये तो हमने देख ही लिया कि स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री होती है, जो जोन उसको जो इन दोनों लेयर्स को जो सेपरेट करता है वो क्या कहलाता है? ट्रोपोपॉज कहलाता है, ठीक है। जो एयर टेम्परेचर होता है ट्रोपोपॉज का वो कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वेटर पे और अबाउट -45 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे होता है? वो पोल्स पे होता है, ठीक है। टेम्परेचर नियरली कांस्टेंट होते हैं इसलिए इन्हें ट्रोपोपॉज कहा जाता है, क्योंकि देखिए ट्रोपोस्फेयर में क्या है ना कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं और फिर जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे टेम्परेचर फिर से इंक्रीज होते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो ये जोन है ट्रोपोपॉज, यहाँ पे टेम्परेचर मतलब ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं, इसीलिए इसे एक सेपरेटिंग जोन माना गया है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है कि इक्वेटर पे कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस होता है और पोल्स पे कितना होता है? -45 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर कहाँ पे हमने देखा कि वो 50 किलोमीटर ट्रोपोपॉज मतलब 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है, हमने अभी देखा था। तो ये लेयर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर बन जाता है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होता है। ओजोन लेयर का क्या काम है? ओजोन लेयर एक फिल्टर की तरह काम करता है हमारे अर्थ सरफेस के लिए, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो है जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं उनको क्या करता है, उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंचने देता है। तो ये एक शील्ड की तरह काम करता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है इस लेयर को हमारे अर्थ के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या, उसके ऊपर क्या आता है? मीजोस्फेयर आता है जो कि स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है। ये इसकी हाइट कितनी होती है? 80 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर, मतलब 50 to 80 किलोमीटर, ठीक है। इस लेयर में फिर से क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। हमने क्या देखा? ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था, ट्रोपोपॉज में टेम्परेचर कांस्टेंट था, स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हुआ एंड अब मीजोस्फेयर में टेम्परेचर फिर से डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, यहाँ तक कि टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है 80 किलोमीटर की हाइट पे, ठीक है। जो अपर लिमिट होती है मीजोस्फेयर की उसको मीजोपॉज कहते हैं, ठीक है। आइनोस्फेयर जो होता है वो कहाँ होता है? वो बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर होता है एबव मीजोपॉज। मीजोस्फेयर और आइनोस्फेयर के बीच का जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं? हम मीजोपॉज कहते हैं, ठीक है। और जो आइनोस्फेयर होता है वो 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर तक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिनको आयंस भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इस लेयर को हम आयनोस्फेयर कहते हैं। आयंस होने की वजह से इसे आयनोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करता है? इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि ये रेडियो वेव्स को जो अर्थ सरफेस से जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट होते हैं ना उनको ये रिफ्लेक्ट बैक करता है अर्थ पे, ठीक है। जिसकी वजह से जो है हमारा बहुत सारा ऐसा इलेक्ट्रॉनिकल इंस्ट्रूमेंट है जो रेडियो वेव्स के ऊपर काम करते हैं, उनका जो वर्किंग है वो इजी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है हाइट के, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है ना वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है। तो अपर मोस्ट लेयर जो है वो इसके ऊपर है, लेकिन जो हम जो मतलब अब तक हम यहाँ पे 100 किलोमीटर तक के बारे में ही ज़्यादा डिटेल में जानते हैं, उसके ऊपर का उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है ज्योग्राफी में, ठीक है। तो आइनोस्फेयर को हम एग्जोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है। ये हाईएस्ट लेयर है बट वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट, इसके बारे में भी बहुत कम पता है हम लोगों को, ठीक है। वट एवर कंटेंट आर देयर दीज आर एक्सट्रीमली रेडिफाइड इन दिस लेयर एंड इट ग्रेजुअली मर्जेज विदाउट स्पेस। जो भी यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही रेयर कंपोनेंट्स हैं और ये जनरली जो आयनोस्फेयर के ऊपर के लेयर्स हैं उनके साथ मर्ज हो जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके बाद के लेयर्स के बारे में तो बहुत कम ही पता है और आयनोस्फेयर के बारे में भी बहुत कम नॉलेज है हमारे पास। Although all the layers of the atmosphere must be exercising influence on us, geographers are concerned with the first two layers of the atmosphere. जैसे कि हमें पता है कि सारे layers obviously कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालते ही हैं अर्थ सरफेस पे या हमारी लाइफ पे, लेकिन जोग्राफर्स ज़्यादा कंसर्न होते हैं फर्स्ट टू लेयर्स पे जो क्या है? हमारा ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे है कि एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। क्या होते हैं मेन एलिमेंट वेदर और क्लाइमेट के? मेन एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर के होते हैं the main elements of the atmosphere which are subject to change and which influence human life on earth are temperature, pressure, winds, humidity, clouds and precipitation। देखो टेम्परेचर, प्रेशर, विंड्स, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स और प्रेसिपिटेशन जो है ये मेन एलिमेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखो कि टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है या उससे वाटर वेपर इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वाटर वेपर्स बन रहे हैं, उससे बारिश हो रही है, तो टेम्परेचर का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है, ठीक है। एयर प्रेशर का भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि एयर जो है वो अगर कहाँ पे लो प्रेशर है, कहाँ पे हाई प्रेशर है, लो प्रेशर होता है तो साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप होती है। ये सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी है, विंड है, एवरीथिंग हम आगे चल के और भी अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ने वाले, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हम चैप्टर 9, 10 और 11 में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आई है आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।